नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में भारत सैन्य व्यय में किस स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, थर्ड। साथियों, भारत जो है वो सैन्य व्यय में तीसरे स्थान पे रहा है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका नाम सिप्री है, SIPRI, जो कि स्वीडन में स्थित है। इसी ने अभी बताया है कि भारत सैन्य व्यय में तीसरे स्थान पर है। अब थोड़ा सा सिप्री के बारे में जानते हैं। साथियों, सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण व निशस्त्रीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सिप्री की स्थापना अगर बताएं तो 6 मई सन 1966 में हुई थी। और इसी के द्वारा हमें पता चला कि पहले नंबर पे सैन्य व्यय में अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। अब सैन्य व्यय की बात करें थोड़ा सा, तो सैन्य व्यय का मतलब ये है कि जैसे कि इस समय जो सेना पे कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है इस समय सैनिकों की संख्या बढ़ाने से बढ़िया इस समय क्या कर रहा है कि जो हमारे अत्याधुनिक हथियार हैं उनसे सैनिकों को सुसज्जित कर रहा है। मतलब जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट या भी जो भी हथियार तोप होंगे वो नई नई टेक्नोलॉजी के वो इस समय सेना को उपलब्ध करा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैनिक बढ़ाने से बढ़िया है कि जो भी सैनिक हैं कम सैनिक रहे लेकिन अत्याधुनिक हथियार उनके पास रहे। अगर एक उदाहरण के रूप में समझें कि दो देश हैं, एक देश ने 10 लोगों को अपने बॉर्डर पे खड़ा किया है, उनको लाठी डंडा दे करके खड़ा किया है, और दूसरा देश है एक ही सेना को खड़ा किया है अपने बॉर्डर पे और बंदूक लेकर के खड़ा कर दिया है। अगर उन दोनों के बीच युद्ध होता है तो जो बंदूक वाला है वो पता चला 1 मिनट में 10 लोगों को मार ही जाएगा, लाठी डंडे वाले देखते ही रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है अब 10 पे एक भारी पड़ रहा है, तो एक भारी इसलिए पड़ रहा है कि वो अत्याधुनिक हथियार से सुसज्जित है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत भी इसी पे काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना बढ़ाने से बढ़िया है कि कम सेना रहे लेकिन जो भी रहे उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, तो जो भी हथियार है वो उपलब्ध रहे। उम्मीद है साथियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों हमारा है, अभी WHO ने कौन से भारतीय क्षेत्र को चीन के क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। थोड़ा सा दर्शाता हो गया है टेक्निकल टीम द्वारा, इसको दर्शाया समझिए, दर्शाया है। साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लद्दाख। अभी हुआ क्या है कि WHO द्वारा जो हमारा जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर में पूरा हुआ करता था तो उसी में होता था अक्साई चीन, जो कि धारा 370 हटने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ है, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो इस समय जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो लद्दाख पोर्शन में है। तो क्या होता है कि उस माने वो तो है तो लद्दाख का ही हिस्सा, वो हमारे भारत का ही हिस्सा अक्साई चीन है, लेकिन चीन उस पर जबरदस्ती उसको हड़प के बैठा है। तो साथियों, क्या होता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब मैप जारी करती है, माने चित्र बनाती है, देशों का नक्शा बनाती है, तो क्या करती है कि जो भी विवादित क्षेत्र रहते हैं उनको डॉटेड लाइन से दर्शाती है कि ये विवादित क्षेत्र है ये। अब चाहे वो जैसे कि अक्साई चीन है तो उसको भी डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता था। अब माने जो भी संस्था होती थी उनके कहने का मतलब ये होता था कि ये भी विवादित है, आगे जिसका भी होगा उसको दर्शाया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में विवादित है ये। तो साथियों, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा था उसी को डाटेड WHO ने डाटेड लाइन में ना दिखा करके उसमें टोटल चीन में मिला दिया है कि चीन का हिस्सा है, विवादित नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि WHO इस समय चीन की तरफदारी बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा भी कही गई बात है ये। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जब चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी या प्रभाव बहुत ज़्यादा वहाँ पे था कोरोना वायरस का, तभी कई देशों ने मिलकर के WHO से बात किया कि आप अगर वहाँ पे सही हो, अगर कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा हो चीन में, तो बताइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है, जो चीन से हवाई उड़ान आती है या जो चीन से लोग आ रहे हैं
उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इसने WHO ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग चीन के बारे में गलत इमेज मत बनाइए, वहाँ पे स्थिति सब सही है। उसके बाद साथियों क्या हुआ वो आपके सामने ही है। अगर इसने पहले से बता दिया होता तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो भी चीन से आ रही थी वो सारी की सारी हर देश अपने अपने मतलब उसमें हवाई अड्डे पे बंद कर देते। लेकिन इसके तरफ से ये गलती की गई जिसका खामियाजा सारे देश वाले भुगत रहे हैं। उसके अलावा क्या हुआ कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो WHO में 14% फंड देते थे, उनका सबसे ज़्यादा फंड रहता था। तो इसी के चलते WHO का फंड जो है वो रोक दिए हैं, वो बताए कि हम फंड नहीं देंगे। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, अभी कोरोना वायरस उपकरण कोविड-19 उपकरण अधिनियम त्वरक को किसने लॉन्च किया है? साथियों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है WHO। अब ये कौन सा अधिनियम है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। साथियों इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन हर देश वाले अपना अपना कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। तो इसने एक एक्ट जारी किया है WHO ने कि जब भी वैक्सीन तैयार होगी, जब भी दवा बनेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि गरीब आदमी जो है वो ना पाए, सिर्फ अमीर अमीर को ही ये दवा उपलब्ध कराई जाए। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया है कि समान रूप से वो दवा सबको मिलनी चाहिए दवा बनने के बाद, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अभी किस स्थान पर ओजोन परत का छेद बंद हुआ है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आर्कटिक। आर्कटिक क्षेत्र में जो है ओजोन परत का जो छेद था वो बंद हो रहा है। साथियों थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो साउथ पोल है वहाँ उसको अंटार्कटिक कहते हैं, और जो पृथ्वी का ऊपर वाला नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में क्या होता है, ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत क्या करती है, ओजोन की परत जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है। अब अल्ट्रावायलेट किरण का मतलब ये है कि इसको सरल भाषा में थोड़ा सा समझिए, जो हमारे शरीर के लिए, जो किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, मतलब वही किरणें, उसी किरणों को अल्ट्रावायलेट के रूप में कहा जाता है। तो उसको क्या करता है कि ये ओजोन का परत जो है वो रोकता है। तो अभी तक क्या हुआ था कि ओजोन का परत धीरे धीरे छेद हो रहा था। तो छेद होने का मतलब ये है कि सूरज से किरण निकली, अब चाहे वो यूवी रेज हो, अल्ट्रावायलेट किरण हो या जो भी किरण हो, वो निकली और जब छेद है उसमें तो वो सीधे के सीधे पृथ्वी पे चली आई। अब पृथ्वी पे चली आई तो पृथ्वी पे आने से उस क्या होगा कि अगर किसी के शरीर पे पड़ेगा तो उस शरीर को नुकसान होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है नॉर्थ पोल का, वहीं पे जो छेद हो रहा था तो वही अभी बंद हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, अभी भारतीय एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नोकिया। भारतीय एयरटेल ने साथियों हुआ क्या कि अब चूंकि 4G नेटवर्क इस समय चल रहा है, अब आगे जो है वो 5G आने वाला है। 5G का मतलब क्या होता है, 4G का मतलब क्या होता है? 4G का मतलब होता है चौथा जनरेशन। अब 5G का मतलब होता है कि पांचवा जनरेशन आने वाला है। तो 5G नेटवर्क के लिए अब क्षमता तो बढ़ानी पड़ेगी, जो भी व्यवस्था होगी उनकी टेक्निकल। तो उसके लिए क्या किया है, एयरटेल ने नोकिया के साथ समझौता किया है। कितने का? $1 बिलियन का समझौता इन दोनों के बीच हुआ है 5G नेटवर्क लाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी खरीदी है? इस क्वेश्चन का साथियों ए ऑप्शन सही है, HDFC। साथियों HDFC ने रिलायंस कैपिटल में 6.43 की हिस्सेदारी 43% की हिस्सेदारी खरीदी है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि रिलायंस कैपिटल जो है वो मुकेश अंबानी की जो छोटे भाई अनिल अंबानी हैं उनकी कंपनी है। रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की कंपनी है, अध्यक्ष भी अनिल अंबानी ही इसके हैं। साथियों ये कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है। तो उसमें हुआ क्या है अभी
कि 25.27 करोड़ रुपए का शेयर जो है HDFC ने रिलायंस कैपिटल का खरीदा है। अब 25.27 करोड़ का मतलब ये है कि 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 25.27 करोड़ का शेयर HDFC ने रिलायंस कैपिटल का खरीद लिया है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी RBI ने कितने रुपए की विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, 50,000 करोड़। साथियों, हुआ क्या है इसमें, अभी जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन हैं, इनके द्वारा 6 म्यूचुअल फंड बंद कर दिए गए हैं। तो क्या हुआ कि जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए थे, उन लोगों में खलबली मच गई कि 6 ठो बंद क्यों हो गया। इस म्यूचुअल फंड को बंद होने के बाद जो है सब लोग अपना इसमें से पैसा निकालने लगे। अब पैसा निकालने लगे तो इसमें पैसे की कमी आ गई। तो उसी की मदद करने के लिए, उसी की सहायता देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की RBI ने सहायता की है। अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जानिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे कि हमको शेयर बाजार या किसी जहाँ भी पैसा लगता है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो हम लोग कई लोग इकट्ठा हुए, 2 3 4 लोग, तो क्या करेंगे कि 4 लोग इकट्ठा होकर के जो पैसा होगा उस किसी ब्रोकर को या मैनेजर को देंगे, तो वो जा करके किसी कंपनी या शेयर बाजार में लगाता है। तो इसी को कहते हैं, 3 4 लोग इकट्ठा होकर के किसी एक ब्रोकर या मैनेजर को देंगे तो 3 4 लोग इकट्ठा हुए तो म्यूचुअल हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है इसको म्यूचुअल फंड। उम्मीद है सरल भाषा में आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, अभी USA ने आर्थिक सहयोग व विकास संगठन में किसे प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग व विकास संगठन में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। साथियों, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। ये जो आर्थिक सहयोग व विकास संगठन है, इसको कहते हैं OECD। इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। साथियों, ये क्या है कि ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। यह क्या करता है कि आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन है और इसमें लगभग 36 देश सदस्य हैं, कहीं कहीं 35 भी दिखेगा, लेकिन हमारे हिसाब से 36 होना चाहिए। तो 36 देश इसके सदस्य हैं और जो कि इसमें भारत जो है अपना वो सदस्य नहीं है। भारत देश इसका सदस्य OECD का सदस्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल। 9वां क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक 29% किसकी हिस्सेदारी खरीदेगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। साथियों, क्या है कि जो एक्सिस बैंक है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 29% का हिस्सेदार हो रहा है, 29% का शेयर खरीद रहा है एक्सिस बैंक। अब अगर बात एक्सिस बैंक की करें तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO अमिताभ चौधरी जी हैं। एक्सिस बैंक जो है हमारा, वो भारत का तीसरे नंबर का प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा अगर हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी जी हैं। अभी कौन से देश ने कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक 2020 वायु युद्ध अभ्यास को रद्द किया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, हुआ क्या है, थोड़ा सा पिच ब्लैक के बारे में समझिए। जो पिच ब्लैक होता है, पिच ब्लैक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होता है। मतलब वायु युद्ध अभ्यास होता है, हवा में इसका अभ्यास किया जाता है। ये क्या होता है साथियों, ये 2-2 साल के अंतराल में होता है, 2 साल में एक बार होता है। तो ये अब 2020 में था तो इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और अब अगला जो भी इसका अभ्यास होगा वो 2022 में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया है। साथियों, थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जानिए। ब्रिक्स जो है ये बना है, जैसे इसका पहला अक्षर बी है तो बी से ब्राजील हुआ, दूसरा आर है तो आर से रूस हुआ,
तीसरा आई है तो आई से इंडिया हुआ, चौथा सी है चौथा अक्षर तो सी से चीन हुआ, और लास्ट में यस है तो यस से साउथ अफ्रीका हुआ। तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इन देशों का संगठन है। तो इन देशों का संगठन जो है, तो अभी क्या हुआ है कि एक बैठक जारी की है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। अब अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी। अब आपको बताना चाहते हैं 2006 में ब्रिक्स नहीं ब्रिक की स्थापना हुई थी, जो कि यस जो है वो 2010 में आया, मतलब साउथ अफ्रीका इस संगठन से सन 2010 में जुड़ा है। तो 2010 से ये ब्रिक के बाद यस इसमें लग गया तो अब ब्रिक्स कहा जाने लगा। 2006 में ये ब्रिक कहा जाता था, 6 से अभी 10 तक, जब तक साउथ अफ्रीका नहीं इससे जुड़ा था तो इसको ब्रिक कहते थे। अब जब से साउथ अफ्रीका जुड़ा है तो अब ब्रिक्स कहते हैं, और यस इसमें लास्ट में जुड़ गया तो इसका मतलब साउथ अफ्रीका हुआ। उम्मीद है साथियों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसको वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि हम लोगों का मेहनत जो है वो सफल हो। धन्यवाद।